हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। 7 यूनिट सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आज हम कवर करेंगे जनरल एग्रीकल्चर चैप्टर 1 के यूनिट 8, जो कि इस चैप्टर की फाइनल वीडियो होने वाली है। तो अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो नोटबुक निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। सो यूनिट 8 टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, एग्रीकल्चर जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। देन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसको इको फार्मिंग भी बोला जाता है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है? ऐसी खेती जिसमें कम लागत वाले तरीकों और कम रासायनिक खादों का इस्तेमाल करके मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है और पर्यावरण का संतुलन हमेशा बनाए रखता है। सेम चीज़ यहाँ दी हुई है, जो FAO के द्वारा 1989 में ये डेफिनेशन दी गई थी। सस्टेनेबल कल्चर इज ऑल्सो नोन एज इकोलॉजिकल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड पर्माकल्चर। देन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको लैंड रोटेशन और झूमिंग भी बोला जाता है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? कंटिन्यूअसली एक ही फसल को उगाने से जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति मीन्स फर्टिलिटी जो होती है, क्रॉप को ग्रो करने की जो शक्ति होती है, प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। इसके बाद किसान उस ज़मीन को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ के जंगलों को जला के साफ करते हैं और खेती करते हैं, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोला जाता है। मतलब एक जगह को छोड़कर वो दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ खेती करते हैं। देन वहाँ भी जब उनका प्रोडक्टिविटी कम होने लगता है तो उस जगह को छोड़ के फिर कहीं और चले जाते हैं। इससे नुकसान ये होता है कि सॉइल इरोजन होता है, दैट मीन्स मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये मेनली जो है सबसे ज़्यादा इसको अपनाया जाता है झारखंड, मध्य प्रदेश के हिली रीजन्स में, पहाड़ी इलाकों में और नॉर्दर्न स्टेट में इंडिया के। टर्म है रिस्पॉन्स फार्मिंग। ये वेदर डाटा के एनालिसिस पे स्टीवर्ट ने दिया था 1988 में। स्टीवर्ट के द्वारा ये टर्म दिया गया था, जो कि वेदर डाटा एनालिसिस पे बेस्ड था। मानसून पीरियड को देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि बारिश कैसी होगी और उसी आधार पर फसलों की देखरेख और प्रबंधन किया जाता है। नेक्स्ट है प्रिसीजन फार्मिंग और साइट स्पेसिफिक फार्मिंग। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए अकॉर्डिंग टू दैट, मतलब जितनी क्रॉप को रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से इनपुट्स का यूज़ किया जाता है। इनपुट्स लाइक सीड, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा, ताकि बर्बादी ना हो। इसको प्रिसीजन फार्मिंग बोला जाता है। इसके एडवांटेजेस जो हैं, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करता है, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, मीन्स पर्यावरण में संतुलन बनाए रखता है और प्राकृतिक संसाधनों की बचत भी करता है। सो गाइस, मूविंग टू द नेक्स्ट आइडियोटाइप, मॉडल प्लांट। ये जो कंसेप्ट है उसको डोनाल्ड ने 1968 में दिया था। आइडियोटाइप क्या होता है? एक बायोलॉजिकल मॉडल है, प्लांट का एक बायोलॉजिकल मॉडल है जो कि परफॉर्म करता है और बिहेव करता है एज एक्सपेक्टेड मैनर। मतलब जैसा प्रेडिक्ट किया जाता है उस हिसाब से ही प्लांट जो है बिहेव करता है डेफिनेट इन्वायरमेंट में, मतलब जो इन्वायरमेंट उसे प्रोवाइड की जाती है उसमें। एक ऐसा मॉडल होता है प्लांट जो एक निश्चित पर्यावरण में अनुमानित तरीके से सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। जब फसल के पौधे समूह में होते हैं, मतलब ग्रुप में होते हैं, तो उनके बीच जो कंपटीशन होता है वो कम से कम होता है, जिससे हर एक पौधे को बेहतर विकास मिलता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है और ग्रोथ अच्छे से होती है। नेक्स्ट है टेराफॉर्मिंग। टेराफॉर्मिंग क्या होता है? अर्थ के जैसा एनवायरनमेंट तैयार करना ताकि वहाँ जीवन संभव हो सके। तो वर्तमान की स्थिति है कि वैज्ञानिक पृथ्वी पर ही कृत्रिम रूप से मंगल जैसी इन्वायरमेंट कंडीशंस जो हैं क्रिएट कर रहे हैं। बैक्टीरियाज और प्लांट्स जो है डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? ये सॉइललेस कंडीशन होता है जहाँ सॉइल का यूज़ नहीं किया जाता है प्लांटिंग के लिए, प्लांट के ग्रोथ के लिए। बिना मिट्टी के केवल पानी और सोल्यूशन कल्चर के जरिए पौधों को उगाया जाता है। इसका मेन यूज़ जो है घरों में आसानी से फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स उगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिव कर्व। सजेस्ट किया था हॉलिडे ने 1960 में। ये रिलेशनशिप बताता है बिटवीन प्लांट पॉपुलेशन एंड इल्ड। रिस्पॉन्सिव कर्व जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एसिम्प्टोटिक रिस्पॉन्स एंड पैराबोलिक रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स कर्व का मीनिंग होता है खेतों में पौधे बढ़ाने से फसल की पैदावार पे क्या असर पड़ता है, मतलब वो कैसा रिस्पॉन्स करता है। इसी को एक कर्व के थ्रू समझना ही रिस्पॉन्स कर्व कहलाता है। रिस्पॉन्स कर्व जो दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट है एसिम्प्टोटिक रिस्पॉन्स, जो कि जिसका मतलब होता है इसमें प्लांट की डेंसिटी जो होती है बढ़ाने पर इल्ड जो है लगातार बढ़ती जाती है। मतलब अगर प्लांट डेंसिटी इंक्रीज होगी तो इल्ड ऑल्सो इंक्रीज। एग्जाम्पल है सीरियल्स, क्रॉप एंड फॉडर्स। ठीक है, अब ये कहाँ लागू होता है ये देखते हैं।
ये उन फसलों के लिए लागू होता है जहाँ पौधे का पूरा ड्राई मैटर जो होता है इकोनॉमिक प्रोडक्ट होता है, मतलब मुख्य उत्पाद जो होता है, प्रोडक्ट जो होता है वो ड्राई मैटर ही होता है, जैसे कि चारे वाली फसलें, फॉडर क्रॉप्स या टोबैको। पैराबोलिक रिस्पॉन्स, तो पैराबोलिक रिस्पॉन्स जो होता है एक लेवल तक पहुंचने के बाद प्लांट की जो डेंसिटी है वो तो बढ़ने लगती है, बट जो इल्ड है, जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाता है। सो गाइस, मूविंग टू द नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, जो अर्थ का जो सरफेस है वो दिन ब दिन गर्म होती जा रहा है सन के हीट की वजह से। तो जो अर्थ है वो सन की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करती है कंटिन्यूअसली, बट रिफ्लेक्ट बैक करती है कुछ एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। मतलब कुछ रेडिएशंस को वो रिफ्लेक्ट बैक कर देती है फ्रॉम अर्थ सरफेस टू द एटमॉस्फेयर, जिसको इंफ्रारेड रेडिएशन बोला जाता है। मेजर ग्रीन हाउस गैसेस जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका जो लगभग 55% है, मीथेन जो है 25%, एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन मीन्स CFC 11%, एंड N2O 4%। ये सारे गैसेस जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, जो कि ट्रांसमिट करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन को एंड रिफ्लेक्ट बैक करते हैं टू द अर्थ, अर्थ से रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। ये रिफ्लेक्टेड एनर्जी जो है जब अर्थ के सरफेस पे पड़ती है तो अर्थ जो है बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है। इससे कंडीशन को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। मेन सोर्सेज हैं ग्रीन हाउस गैसेस के। डेवलप्ड कंट्री में देखा जाए तो इमिशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज कंटेन CFC, मीन्स दिन ब दिन जो ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियाँ, व्हीकल एंड फैक्ट्रीज जो बढ़ रही हैं उसके कारण पोल्यूशन बढ़ रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस को इंक्रीज कर रहा है। इन डेवलपिंग कंट्रीज जो डिफॉरेस्टेशन है एक मेजर चैलेंजेस में से एक है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो बढ़ रहा है। मीथेन गैस जो होता है पैडी फील्ड में, मीन्स धान की खेती और लाइव स्टॉक से मीथेन गैस निकलती है। नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर से नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होती है, जो कि अल्टीमेटली इफेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट को। इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन वर्ल्ड एंड एग्रीकल्चर। जो ग्लोबल वार्मिंग का वर्ल्ड और एग्रीकल्चर पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। टेम्परेचर जो है रेज हो रही है। फर्स्ट सेंचुरी में अर्थ सरफेस का टेम्परेचर 1.4 फ़ारेनहाइट बढ़ चुका है, और यह फोरकास्ट किया गया है कि नेक्स्ट सेंचुरी में यह 5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक और बढ़ेगा। सेकंड वन, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट में ट्रमेंडसली चेंजेस आ रहे हैं। पोलर रीजन में आइस मेल्टिंग हो रही है। सी लेवल रेज होने की वजह से कोस्टल एरियाज सबमर्ज्ड हो रहे हैं। वार्मर रीजन में ड्रॉट, सूखे की समस्या बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, N2O की वजह से होती है, जिससे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहा है और क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 जनरल एग्रीकल्चर पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो लाइन बाय लाइन सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड विद एग्रीकल्चर।